Hello everyone. Today we are going to deal with section 9 and 10 of the Indian Evidence Act. So before we start with these provisions, let's revise section 5 of the act. सेक्शन 5 के अनुसार कोई भी साक्ष्य यदि आपको न्यायालय के समक्ष रखना है तो वो दो चीज़ों से रिलेटेड होना चाहिए, फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। अगर इन दोनों के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड कोई बात है तो सिर्फ वही हम कोर्ट में एज एन एविडेंस लेकर जा सकते हैं। सेक्शन 9 एंड 10 भी कुछ रिलेवेंट फैक्ट की बात कर रहा है। सो नाउ वी विल सी असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 9। सबसे पहले तो कोई भी ऐसे फैक्ट जो कि फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट को या तो एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो फैक्ट्स कोर्ट के सामने एज एन एविडेंस लेकर जा सकते हैं और वो रिलेवेंट होंगे। अब अपन यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए ने बी के खिलाफ कोई लिखी हुई बात पब्लिश की और ए के खिलाफ डिफेमेशन के चार्जेस लग गए। नाउ ए कैन एक्सप्लेन इन कोर्ट दैट वॉट एवर ही पब्लिश्ड इज ट्रू अबाउट बी, यानी यहाँ पर ए ने फैक्ट इन इशू से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। लेट्स टेक वन मोर इलस्ट्रेशन। सपोज ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एनी क्राइम कमिट होने के तुरंत बाद ए वहाँ से भाग जाता है एंड ऑब्वियसली इट इज़ रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8। अगर ये प्रूव कर देता है कि उसको अर्जेंट वर्क की वजह से वहाँ से जाना पड़ा था, तो वो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगा वो एज एन एक्सप्लेनेशन आप सेक्शन 9 के अंदर रिलेवेंट मानेंगे। अब हम सेक्शन 9 का दूसरा असेंशियल एलिमेंट देखते हैं। कोई भी ऐसे फैक्ट जो कि फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट को या तो सपोर्ट करते हैं या उनको कॉन्ट्राडिक्ट, रिबट या अपोज करते हैं, तो वो भी रिलेवेंट होंगे। एज पर थर्ड एलिमेंट, कोई भी फैक्ट जो कि किसी चीज़ या पर्सन की आइडेंटिटी बता रहा हो वो भी रिलेवेंट होगा। अब पहचान कराने के लिए कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने होंगे, जैसे हाइट, एज, साइज़, हेयर, कॉम्प्लेक्शन, वॉइस, हैंडराइटिंग, मैनर, ड्रेस। बहुत तरह के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल होते हैं। अब उनकी सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी से हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। सो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सेक्शन 9। Now let's see some important case laws based on these particular elements. फर्स्ट केस में कोर्ट ने कहा है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो है वो रिलेवेंट होती है एंड ये कोई भी विटनेस की विश्वसनीयता का पता लगाती है और उसे मजबूत बनाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस है अपना अमित वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें कोर्ट ने कहा कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता, यानी सिर्फ इस पर बेस्ड कोई भी जजमेंट नहीं दिया जा सकता है। सो इट कैन नॉट बी एनी काइंड ऑफ सोल एविडेंस बट इट हैज़ कॉरोबोरेटिव और सपोर्टिव वैल्यू ओनली। नेक्स्ट केस में स्निफर डॉग्स से रिलेटेड हुए एविडेंस की एडमिसिबिलिटी के बारे में बताया गया है। स्निफर डॉग्स के एविडेंस इवन इफ कोर्ट में एडमिसिबल हैं, लेकिन फिर भी दे कैन नॉट बी सब्सटेंटिव एविडेंस। अगेन उनकी वैल्यू क्या होगी, सिर्फ कॉरोबोरेटिव नेचर की होगी एंड दे कैन नॉट बी टेकन एज सोल एविडेंस इन कोर्ट। सेक्शन 9 के नेक्स्ट असेंशियल एलिमेंट जो है उसके अंदर आएगा आपका कि कोई भी फैक्ट जो कि फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के होने का टाइम या जगह बताता है तो वो भी रिलेवेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक केस है अपना भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2003। इस केस में डेथ के टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन था। डेथ के टाइम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन था कि उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ जो थी वो कब अराइज हुई थी। तो यहाँ प्रोसिक्यूशन विटनेस के टाइमिंग ऑफ डेथ से रिलेटेड स्टेटमेंट का रिलेवेंट मानना जरूरी था एंड इट वाज टेकन एज रिलेवेंट एंड इट वाज आल्सो सपोर्टेड विद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। नेक्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ पर कि कोई भी रिलेशन जो होगा, पार्टीज़ का जो रिलेशन होगा आपस में, वो भी रिलेवेंट होता है एज पर सेक्शन 9। नेक्स्ट है सेक्शन 10। सेक्शन 10 के लिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच कॉन्स्पिरेसी प्रूव होनी ज़रूरी है। कॉन्स्पिरेसी मीन्स जॉइनिंग ऑफ टू और मोर पर्सन्स फॉर एनी काइंड ऑफ अनलॉफुल पर्पज एंड दिस इज ऑल्सो डेल्ट अंडर सेक्शन 120A एंड 120B ऑफ इंडियन पैनल कोड। सो there shall be a reasonable ground that two or more persons conspired to commit any kind of actionable wrong or offense। अब कॉन्स्पिरेसी जब भी अपने को प्रूव करनी रहती है तो उसके जस्ट बाद में हमें क्या करना होगा, सेकेंड थिंग इज़ वॉट एवर कॉन्स्पिरेटर्स हैव सेड, डन और रिटन रिलेटिंग टू कॉमन इंटेंशन आफ्टर देयर फर्स्ट एक्शन दैट विल ऑल्सो बी रिलेवेंट। ठीक है, तो कोई भी जो ये अपने कॉन्स्पिरेटर्स होंगे, इन्होंने फर्स्ट एक्शन के जस्ट बाद में कुछ भी अगर लिखा, बोला या फिर कुछ भी काम ऐसा किया है
तो वो क्या होगा, रिलेवेंट फैक्ट होगा अंडर सेक्शन 10. सो सेक्शन 10 प्रूव्स रिलेवेंट फैक्ट फॉर टू पर्पजेज. नंबर 1 for conspirators and number 2 for the purpose of proving conspiracy. Next thing is section 10 is used against the conspirators and not in favor of one conspirator who said, done or written anything. So it is always used against that particular person and also against all the other conspirators. Also, the principle in section 10 is termed as doctrine of representation and mutual agency, as one conspirator is representing other conspirators, and इसीलिए इसको हमने नाम दिया है, इस डॉक्ट्राइन को हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड म्यूचुअल एजेंसी. क्योंकि यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर काम हो रहा है ये एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट केस वी हैव इज ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस दामू गोपीनाथ शिंदे. इस केस में क्या हुआ था, 4 पीपल कॉन्स्पायर्ड टू कमिट एबडक्शन एंड मर्डर ऑफ अ चाइल्ड. तो जो भी उनमें बातचीत हुई रिलेटिंग टू कॉमन इंटेंशन वो भी रिलेवेंट होगी अंडर सेक्शन 10. थैंक यू.